इंडेक्स से डिफरेंट क्यों है? आप ये लगा लीजिए स्टॉक मार्केट इंडेक्स बहुत होता है, पर जब स्टॉक मार्केट बहुत चोपी होती है या इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर होता है तो हमारे ना कमोडिटीज स्पेशली गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड आता है। किसी भी साल को उठा के देख लीजिए 2008, 11, 18 या कहीं भी। तो अगर आप उधर आपको ट्रेंड नहीं मिल रहा है या आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर गोल्ड सिल्वर में उस टाइम पे ट्रेंड पकड़ना चाहिए। स्टॉक मार्केट है ना, वो कहीं ना कहीं कंपनी की बैकबोन है, लेकिन जो कमोडिटी है वो इकोनॉमी की बैकबोन है। मतलब आप सिंपली कह रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल 5000 का स्प्रेड एट द मनी पे देख लिया, एक 20, एक 25, एक 30 ले लिया, वो 500 रुपए का है, और 5000 पॉइंट बाहर गया तो वो 300 का हो गया, और गया तो वो 100 रुपए का हो गया। तो आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने वो 100 रुपए वाला खरीदा और आपका गोल्ड या सिल्वर वहां पहुंच गया तो वो 100 रुपए वाली चीज 500 हो जाएगी। तो जाने को 100, आने को 400। यस। लेकिन आजकल आप देखोगे कमोडिटीज में इतने बढ़िया ट्रेंड्स आ रहे हैं और सबको है कि मैं किसी तरीके से ट्रेंड कैप्चर करूं। ये जो गोल्ड इतना बढ़ गया है, 60-65% का मूव आ गया है, सिल्वर तो डबल हो गया है, तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी भी आप बताओ जिसमें हम लोग ट्रेंड को कैप्चर कर सकें, बट आई वुड से कि विद अ सेफर वे। आज की डेट में आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की प्राइस पता हो या ना हो, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की प्राइस जरूर पता होगी। ट्रेडिंग की बात में हमने स्टॉक्स की बात करी है, इंडेक्स की बात करी है, एफएनओ की बात करी है, लेकिन कमोडिटीज की बात कभी नहीं करी है। और यही रहने वाला है हमारा आज का सेशन। हमारा आज का एपिसोड है विनय बालियान के साथ, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर तो हैं ही और साथ ही साथ अपना ट्रेडिंग डेस्क भी मैनेज करते हैं। विनय हमें कमोडिटीज के बेसिक्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ 2 स्ट्रैटेजीज देंगे जिसको यूज करके आप गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ट्रेड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड और सीखते हैं कमोडिटीज ट्रेडिंग के बारे में। विनय भाई, अ वेरी वार्म वेलकम टू ट्रेडिंग की बात। थैंक यू। जो हमारी मेन थीम रहने वाली है आज की, कि आप पिछले 2-3 सालों से कमोडिटीज ज्यादा कर रहे हो। नाउ आजकल तो अगर मैं बोलूं इन फ्लेवर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर हैं, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट जो आ रही है, और गोल्ड ने रैली भी बहुत अच्छी दी है, सिल्वर ने भी सेम रैली दी है, एंड लोगों का इंटरेस्ट भी कमोडिटीज की तरफ अब थोड़ा बढ़ने लग गया है। नाउ लेकिन ना कमोडिटीज में लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या रहती है कि एनएससी और बीएससी में बड़ा सिंपल सा है कि आपकी जो एक्सपायरी है, एक की ट्यूसडे होती है, एक की थर्सडे होती है। वहां पे थोड़ी सी गेम डिफरेंट है, एंड वो कभी कभी लोगों को समझ नहीं आता। प्लस फ्यूचर्स की मैं बात करूं तो फ्यूचर्स भी अलग अलग है, कोई मिनी है, कोई माइक्रो है, कोई बड़ा लॉट साइज है। तो पहले तो आप थोड़ा सा ना व्यूअर्स को ये समझा दो, बेसिक्स क्लियर कर दो कि कमोडिटीज ट्रेडिंग एक तो इंडेक्स से डिफरेंट कैसे है, एंड दूसरा इसमें जो लॉट साइज, एक्सपायरी, ये सारी चीजें हैं, मेनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स की गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड, ये कैसे डिफाइंड है? देखिए नॉर्मली क्या है कि हर कमोडिटी के मोटे मोटे 2 प्रोडक्ट है, माइक्रो में नहीं जाते, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है। ठीक है। अब सिल्वर मिनी इनकी ऑल्टरनेट मंथ्स पे, यानी कि हर दूसरे महीने एक्सपायरी है। ठीक है। और ये एक्सपायरी होती है, जो बड़ा गोल्ड है वो फर्स्ट वीक में होती है मंथ के, यानी कि 2, 3, 4, 5 तारीख। ठीक है। और जो छोटा है वो मंथ एंड में होती है, यानी कि 28, 29, 30 टाइप। तो ये जो डेट कह रहे हो आप, ये डेट्स फिक्स्ड होती हैं, डे फिक्स्ड होता है? नहीं, ये एक्सपायरी ऑलमोस्ट वहीं कहीं पड़ती है, किसी डे वाइज होती होगी या एक्सचेंज डिफाइन करता है। हाँ। ठीक है। तो ये फर्स्ट वीक में किसी डेट पे होती है, और जो मिनी की है वो लास्ट पे मंथ के एंड में होती है। दोनों में लगभग 3, 4, 5 दिन का डिफरेंस रहता है। तो ऐसे ही जो गोल्ड मिनी है उसके हर महीने होती है और मंथ एंड पे होती है, लास्ट डे होती है। बड़े गोल्ड में भी फर्स्ट वीक में होती है, लेकिन बड़े गोल्ड में जो एक्सपायरी होती है वो अल्टरनेट मंथ्स में होती है, मतलब हर दूसरे महीने होती है। मिनी की आप कह रहे हो हर महीने होती है गोल्ड में, और जो बड़ा लॉट है उसकी अल्टरनेट होती है। ठीक है। सिल्वर दोनों में अल्टरनेट होती है। ओके। ठीक है। क्रूड की मंथली होती है। ठीक है। और लगभग 17, 18, 19 तारीख के आसपास होती है। ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर है फिजिकल सेटल्ड, डिलीवरी बेस। क्रूड है कैश सेटल्ड। अच्छा, क्रूड कैश सेटल्ड है, और इन दोनों में फिजिकल, यानी कि जैसे हम अपने ऑप्शंस एनएससी वगैरह में छोड़ देते हैं एक्सपायर होने के लिए, यहाँ पे अगर आप छोड़ देते हो तो आपको फिजिकली उतने का गोल्ड खरीदना या बेचना पड़ेगा। हाँ, डिलीवरी लेनी या डिलीवरी देनी पड़ेगी। ठीक है। क्रूड में कैश सेटल्ड है, ये नहीं है। ठीक है। तो अब जो सिल्वर बड़ा है उसका लोट है 30 kg, 30 किलो। ठीक है। छोटा है 5 kg। ठीक है। गोल्ड में है 100, 1 किलो का। ओके। और 100 ग्राम छोटा। तो यानी कि गोल्ड का जो पूरा लॉट है, अगर 1,30,000 का गोल्ड ले लें तो 1,30,30,00,000 लाख का बड़ा लॉट है। ठीक है।
छोटा वही 12-13 लाख 13 रुपए लाख का। रुपए का हो गया, ठीक है। सिल्वर में भी वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, 30 किलो के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय सिल्वर का भाव, यानी कि 60 लाख का बड़ा हो गया, और 5 to 10 10 लाख का छोटा हो गया। ये एक्सपोजर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब एक्सपायरी हमने बता दी, डिफरेंस बता अच्छा दिया है। विनय भाई, एक चीज़ और, ऐसा भी होता है क्या फ्यूचर्स और ऑप्शंस की एक्सपायरी अलग अलग दिन हो रही होती है? हाँ, उसमें भी 5 दिन का डिफरेंस होता है। रीज़न बीइंग क्या होता है कि सपोज अगर आपने 5 दिन पहले ऑप्शंस की इसलिए की होती है कि आपके पास ऑप्शन की पोजीशन है, तो आप उस दिन उसे काट लीजिए। अगर आप नहीं काटते तो डिलीवरी में फ्यूचर आएगा। अच्छा, और अगर आप फ्यूचर नहीं काटते हैं तो आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो मतलब ऑप्शंस जो हैं वो फ्यूचर से सेटल होते हैं, हाँ, और फ्यूचर जो है वो फिजिकल डिलीवरी से Yes. सेटल होता है। तो मतलब रियल रिस्क एक तरीके से डिलीवरी का, हाँ, वो आपका फ्यूचर में आ यस, जाता है, ऑप्शंस में नहीं है, नहीं आता। ठीक है, ऑप्शंस फ्यूचर में चेंज होके आ जाएंगे। ओके तो इसलिए ऑप्शन की जो एक्सपायरी है वो पहले करते हैं ताकि उसमें डिलीवरी इशू ना आए। ओके, ठीक है। यस, तो मोटा माटी तो यही है। और ऑप्शंस में वॉल्यूम आ चुके हैं, काम ठीक चल रहा है। इंडेक्स से डिफरेंट क्यों है? देखिए, आप ये लगा लीजिए, स्टॉक मार्केट इंडेक्स बहुत होता है, पर जब स्टॉक मार्केट बहुत चोपी होती है या इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर होता है, तो हमारे ना कमोडिटीज स्पेशली गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड आता है। किसी भी साल को उठा के देख लीजिए, 2008, 11, 18 या कहीं भी, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है। गोल्ड बीज के थ्रू, फ्यूचर्स के थ्रू तो शायद ना हो, लेकिन एटलीस्ट गोल्ड बीज के थ्रू। तो अगर आप उधर आपको ट्रेंड नहीं मिल रहा है, उधर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर गोल्ड सिल्वर में उस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेंड पकड़ना चाहिए। ये तो हो गया ट्रेंड की बात। तो दूसरी जो गोल्ड है, ये कहीं ना कहीं आपकी इन्फ्लेशन को हेज करता है और कहीं ना कहीं करेंसी को हेज करता है। राइट। क्रूड जो है वो कहीं ना कहीं एनर्जी को हेज करता है और जियोपॉलिटिकल है, ठीक है। तो हर चीज़ों का अपना अपना डिफरेंट चीज़ें हैं। अब बुलियन इंडेक्स ऑलरेडी आ चुका है, उसमें अभी इतना वॉल्यूम है नहीं क्योंकि रिसेंटली आया है। विनय भाई, थोड़ा सा व्यूअर्स को गाइड कर दो, बुलियन इंडेक्स क्या है? जैसे हमारा निफ्टी है, वैसे ही बुलियंस का एक इंडेक्स निकाला है जिसमें 60% गोल्ड और 40% सिल्वर का कॉम्बिनेशन आया है। अच्छा, 60 गोल्ड 40 सिल्वर। Yes. 10 लाख में 6 लाख हमारा गोल्ड, 4 लाख सिल्वर हो जाएगा। हाँ। ठीक है, और ये कैश सेटल्ड है, ओके, फिजिकल डिलीवरी का इशू नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये धीरे धीरे ही वॉल्यूम आएगा, इसमें अभी उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, वैसे ही इसे भी ट्रेड कर सकते हैं। और एक बुलियन इंडेक्स जैसा है ये, तो इसमें ऑप्शन लिक्विडेट हो जाएंगे तो हमें एक और एक्सपायरी मिल जाएगी, या एक और ऑप्शन मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। अच्छा, ओके, ठीक है। विनय भाई, आप इतने सालों से कमोडिटीज़ कर रहे हो, आपने ये वॉलेटाइल फेज भी देखा है। लोगों को ना एक परसेप्शन ऐसी होती है कि कमोडिटीज़ में रिस्क कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है इंडेक्स से। तो क्या ये बात सच है, और अगर है तो मतलब किस हद तक सच है? क्या एक्सपीरियंस है आपका इसमें? देखिए, अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो अगर हम कहीं ओवर लेवरेज हैं या हमारा रिस्क कंट्रोल में नहीं है, तो रिस्क तो कहीं भी हो सकता है, वो इंडेक्स हो या वो कमोडिटीज़ हो। अगर हम अब इंडेक्स में अगर कमोडिटी में हम कोई पोजीशन बनाते हैं फ्यूचर्स में, तो कोई 10% के आसपास मार्जिन में ट्रेड हो जाता है, यानी कि 1.25 करोड़ का 12-13 लाख रुपए में ट्रेड हो जाता है। लेवरेज ज़्यादा है इसमें, लिवरेज ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। तो आप इसे ऐसे देखोगे तो रिस्क ज़्यादा है, लेकिन आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं लेवरेज बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं डबल पे काम करूँगा। डबल से मेरा मतलब है कि 13 लाख में मैं एक लॉट नहीं ट्रेड करूँगा, मैं तो 26 लाख में एक लॉट ट्रेड करूँगा। तो रिस्क आपके हाथ में है कंट्रोल करना। ओके, तो मतलब बेसिकली आप कह रहे हो कि एनएसई ने ऑलरेडी या बीएसई ने एक प्रोटेक्शन लगा रखी है कि भाई आपका 5x होता है जैसे, तो 10 लाख का अगर आपका कोई लॉट है तो 2 लाख रुपए एक्सचेंज मार्जिन लेते हैं, यहाँ पे वो 1 लाख रुपए हो जाता है। हाँ, तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क उस वजह से पोजीशन साइज जो है वो इंक्रीज हो हाँ, जाती है। मतलब आप लिवरेज हो। ओके, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं सारे ग्लोबल इवेंट इम्पैक्ट करते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी भी है। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये अपॉर्चुनिटी भी बनता है। मतलब अगर आज इंडेक्स में निफ्टी मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, तो हम उसमें क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे? वो वॉलेटाइल है ही नहीं, राइट। तो हम क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे? तो धीरे धीरे अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो मेजॉरिटी ट्रेडर कमोडिटी ट्रेड करते हैं एज कंपेयर इंडेक्स के, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है, आप स्केल पे भी काम कर सकते हो। और कोई भी कमोडिटी की बात करें तो वो जो स्टॉक मार्केट है ना, वो कहीं ना कहीं कंपनी की बैकबोन है।
कोई स्टॉक है उससे इंडेक्स बना है और स्टॉक जो है किसी कंपनी की बैकबोन है, लेकिन जो कमोडिटी है वो इकोनॉमी की बैकबोन है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड या आप कॉपर, ये इकोनॉमी की बैकबोन है। तो अगर आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है वर्ल्ड वाइड या कंट्री वाइज तो ये बैकबोन स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है दोनों जगह होना चाहिए। ठीक है, ताकि माइंड में कोई ब्लॉकेज ना हो, जब जहाँ अपॉर्चुनिटी हो हम वहाँ तब शिफ्ट हो सकें। अब कनेक्ट ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कहाँ अपॉर्चुनिटी है। विनय भाई, हमने 3 कमोडिटीज़ की बात करी, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड। एक और है चौथी, नेट गैस। अब नेट गैस बहुत खतरनाक भी मानी जाती है और इसको शायद विडो मेकर भी बोला जाता है कि जो लोग बर्बाद भी हुए हैं, लॉसेस भी ज़्यादा हुए हैं, वो नेट गैस की वजह से हुए हैं। तो वाई इज़ दैट कि नेट गैस इतना वॉलेटाइल रहता है? देखिए, कहीं ना कहीं जो वॉलेटिलिटी है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकली इम्पैक्ट्स है। जैसे रशिया यूरोप का कुछ भी होता है तो नेचुरल गैस पे इम्पैक्ट आता है। तो वो एक्सट्रीम वॉलेटाइल है बिकॉज ऑफ न्यूज़, और सर्दियों में वॉलेटाइल ज़्यादा हो जाता है, गर्मियों में कम होता है। तो मैं इस बारे में ये कहूँगा, जो आपको समझ नहीं आता है उसके बारे में मत सोचो, मत ट्रेड करो। जिस चीज़ को आप डेप्थ से समझ सकते हो, इसको आप नंबर मत समझो, इसको आप ये समझो नंबर आया कहाँ से है। बेसिक नॉलेज हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो वॉलेटिलिटी आपको या तो अपॉर्चुनिटी लगेगी या फिर आप उसे अलग कर दोगे। और अर्जुन भाई, मेरे को सबसे पहले ये लगता है कि आप ना ये समझो आप खुद कैसे ट्रेडर हो, आप खुद कौन हो। किसी को बहुत वॉलेटाइल पसंद है, किसी को वॉलेटिलिटी लो चाहिए। मतलब किसी इंटरव्यू में मैंने देखा था, उसने बोला रोलर कोस्टर राइड पसंद है क्या, बोला नहीं पसंद है, तो कहता है इंटरडे जॉबिंग से दूर रहो। ठीक है, तो ये सब आपकी नेचर के ऊपर है कि आपको किस तरह की ट्रेडिंग या किस तरह की इन्वेस्टमेंट समझ आती है। पहले वो फाइंड आउट कर लो कि आप कहाँ कंफर्टेबल हो, कहाँ मेंटल पीस है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को अपने तरीके से बना लो। बन सब जाता है। करेक्ट। तो रिटर्न सब जगह है। विनय भाई, आपसे जब मैं डिस्कस कर रहा था कि आप किस टाइप की स्ट्रैटेजीज करते हो इसमें, और आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज लगा है कि हाँ यार, इनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज़ हायर, और जिसको आप पर्सनली चलाते हो, तो आपने मुझे 2 चीज़ें बताई थी एंड हम उन दोनों की डिस्कशन करने वाले हैं। एंड फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो आपने मुझे बोली थी यार कि वो फ्यूचर टू फ्यूचर है स्ट्रैटेजी, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। एक तो उसमें कि आपने वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताई, एक तो जो फुली हेज्ड है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जो कमोडिटीज़ को शायद पहली बार ही ट्राई कर रहे हो, उनके लिए कमोडिटीज़ रिस्की भी हो, क्योंकि फ्यूचर्स में उतरना कमोडिटीज़ में एक वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, तो लॉस होने का चांस भी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट का भी है। तो दैट वे वो स्ट्रैटेजी मुझे बहुत बढ़िया लगी आपकी। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें बताओ कि ये जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है जो आप हमें बताने वाले हो, विच इज़ फ्यूचर टू फ्यूचर, ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसका बेसिस क्या है? देखिए, जो फ्यूचर टू फ्यूचर है वो सिंपल ये है कि डिफरेंट मंथ में एक्सपायरी होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर्स के। तो जो नियर मंथ है, जैसे कोई फ्यूचर ट्रेड हो रहा है गोल्ड का जनवरी का, कोई ट्रेड हो रहा है मार्च का, कोई ट्रेड हो रहा होगा जून का। तो फ्यूचर टू फ्यूचर में हम एक फ्यूचर बाय करते हैं और एक फ्यूचर सेम टाइम पे सेल करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ उस गोल्ड की या उस कमोडिटी की तेजी मंदी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके स्प्रेड से लेना देना है, उसके स्प्रेड के डिफरेंस से। एग्जांपल, अभी गोल्ड चल रहा है 1,20,000 मान लेते हैं। ठीक है। अब 1,20,000 चल रहा है जनवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब हम आते हैं अप्रैल वाले कॉन्ट्रैक्ट में, वो चल रहा होगा 1,23,000, यानी कि 3,000 रुपये ऊपर। ठीक है, ये 2,000 भी हो सकता है, 2,500 भी हो सकता है, 3,500 भी हो सकता है। तो अब हमारा गोल्ड 1,15,000 है या 1,25,000 है या 1,20,000 है, उससे कोई ज़्यादा नाता है नहीं तेजी मंदी से। हमारा सारा कंसंट्रेशन आ जाता है इस डिफरेंस स्प्रेड से, जो गैप है दो फ्यूचर के बीच जो में। गैप है हमारे लिए यही भाव है। अब ये कॉस्ट ऑफ कैरी से बनता है, जो हमारे इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो मैटर करते हैं कि मतलब अगर आपने एक फ्यूचर उठाया है तो जो भी हमारे ब्याज हैं, इंटरेस्ट रेट है, उसके डिफरेंस से बनता है। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और दूसरा खेल है डिमांड एंड सप्लाई का। अब हमें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंथ में सप्लाई ज़्यादा है तो वो डिफरेंस कम होएगा, हमें ऐसा लगता है नेक्स्ट मंथ डिमांड ज़्यादा है तो वो स्प्रेड बढ़ जाएगा। पर वो स्प्रेड ऐसा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा या इतना कम घट जाएगा कि हमें कोई ट्रबल आए या रिस्क बढ़े। वो एक जोन में घूमता है, स्पेशली जब करंट मंथ से नेक्स्ट मंथ ऊपर हो। करंट मंथ से नेक्स्ट मंथ जब ऊपर हो, इसको कहते हैं सीधा बदला। ज्यादातर नेचुरली यही होता है, सीधा बदला ही रहता है। हाँ हाँ,
ठीक है। अगर आप नेक्स्ट मंथ सेल करके काम कर रहे हो तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। रीज़न कि अगर मान लीजिए वो स्प्रेड ½ % खुला हुआ है या 70 पैसे खुला हुआ है, ठीक है, 70 पैसे परसेंटेज ऑफ कैपिटल ओके, एक्सपोजर, तो वो 1.5 या 2 या 3 नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर हम डिलीवरी ले लेंगे। ठीक है, उसकी एक लिमिट है, वो लिमिट है तभी रिस्क मैनेजमेंट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप कोई भी भाव हो जाएंगे और हमारे पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। तो हमें बस ये वो डिफरेंस पकड़ना है कि किस रेंज में घूम रहा है। वो स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं है कि वो डिमांड सप्लाई पे चेंज होता रहता है। किसी महीने वो 2000-3000 भी हो सकता है, किसी महीने वो 2500-3500 भी हो सकता है। नॉर्मली मान के चलते हैं शायद आसानी से 1% तो नहीं होगा डिफरेंस, 50-60 पैसे के आसपास रहना चाहिए, 40 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे। तो जब आदमी स्क्रीन पे उसे देख रहा होता है 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट देख के, तो एक जजमेंट लगा लेता है कि हाँ ये इस रेंज में घूम रहा है, तो हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, करंट लेके नेक्स्ट सेल करना। ठीक है। तो जब हमें मीन रिवर्ट हो रहा हो या वापिस हो रहा हो वो, तो हम अपनी पोजीशन को काट सकते हैं। ठीक है। मैं इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, उल्टा नहीं करना है सौदा, करंट नहीं बेचना, करंट नेक्स्ट बाय नहीं करना है। करंट बेच के बाय नहीं करना अगला, करंट बेच के बाय नहीं करना है नेक्स्ट। ये नेक्स्ट नीचे कितना भी नीचे जा सकता है, ठीक है, सीधे में तो लिमिटेड है रिस्क, लेकिन उल्टा कितना भी उल्टा हो सकता है। विनय भाई अगर इसको डीकंस्ट्रक्ट करें और डीकंस्ट्रक्ट ऐसे करें कि किसी को बिल्कुल सिंपली समझना है कि ये बदले पहले तो होते क्या हैं, तो अगर मैंने गोल्ड पूरा 1,20,00,000 का, जैसे हम बात कर रहे थे, खरीद लिया, मैंने गोल्ड पीस ले ली और मैंने उसके बदले में अगले महीने का फ्यूचर बेच दिया, तो जो फ्यूचर प्राइस ऊपर चल रही होती है वो एक्सपायरी तक वापस आ जाएगी स्पॉट जितनी, यही होगा, राइट। तो जो भी 1-1.5% का डिफरेंस होता है वो कॉस्ट ऑफ कैरी है। अगर मैं ये ट्रेड करता हूं तो मुझे 1% बन जाएगा, जो भी 1-2-3 महीने में। बट हम अब उसको क्या कर रहे हैं कि वो गैप क्योंकि कम होता है ओवर टाइम धीरे धीरे, तो आप उसको प्ले कर रहे हो। आप कह रहे हो मैंने करंट फ्यूचर बाय कर लिया और अगला बेच दिया, यस, और आप कह रहे हो वो गैप जब ज्यादा है तो आप प्ले कर रहे हो कि वो धीरे धीरे गैप कम होगा, करेक्ट, और ये आप कह रहे हो कम बढ़ता रहता है वो गैप। ओके, ठीक है। और फार बाय नहीं करना है बस। वो फार आपको इसलिए बाय नहीं करना क्योंकि नेचुरली जो है वो धीरे धीरे कम होता है, गैप कम होता है और वापस कितना भी जा सकता है। जैसे ठीक है, सपोज कीजिए नेक्स्ट में कोई सप्लाई आ गई, फॉर एग्जांपल MMTC बेच गया, ओके, डिलीवरी एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, बहुत सारी डिलीवरी इधर उधर होती है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ वहाँ होते हैं, तो कई बार क्या होता है सेलिंग आ जाती है और उल्टा बदला कितना भी उल्टा हो सकता है। ठीक है। तो रिस्क को ख़त्म करने के लिए, बहुत कम करने के लिए, बस दिमाग में रखना है जब तक आप नए हैं, आपको 6 महीने साल भर नहीं हुए हैं, रिस्क नहीं मैनेज कर पाते, कि मुझे फार मंथ सिर्फ सेल करना है, ठीक है, बाय नहीं करना है पोजीशन बनाने के लिए। ओके। तो रिटर्न ठीक है, रिस्क बहुत कम है, रेगुलर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मुझे नहीं लगता बहुत टाइम स्क्रीन को देना भी पड़ता है, M2M फ्लक्चुएशन आपको परेशान नहीं करती है, तो हम लोग ये काम, और कोई इसमें डायरेक्शन का रिस्क नहीं है, डायरेक्शन का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हमेशा हेज्ड हो आप, हमेशा हेज्ड है, डायरेक्शन कोई रिस्क नहीं है। अच्छा विनय भाई, आपने कहा ये जो गैप है, हम मेनली इस गैप से कंसर्न्ड हैं, गोल्ड ऊपर जाए नीचे जाए अपने को कोई फर्क ही नहीं है भाव का। अब ये जो गैप है ये हमें कैसे पता लगता है कि अब टाइम ठीक है ये ट्रेड डालने का जहां पे मैं करंट बाय कर लूं फ्यूचर, और अगले महीने का या उसके बाद का जब का भी है वो मैं बेच दूं? तो ये गैप का आप कैसे अंदाजा लगाते हो? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब आप महीना, 2 महीना, 3 महीना से एक पैटर्न देख रहे होते हो, तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये 2,500-3 हज़ार घूम रहा है, कि 3-3.5 हज़ार घूम रहा है, या 2,000 या 1,000 घूम रहा है। तो ये नॉर्मली ऐसा नहीं है कि ये कोई रूल है, हम लोग बस एक रोलिंग बेसिस पे पुरानी 3 महीने की एक मेंटली हिस्ट्री पे कि किस रेंज में चल रहा है, उस बेसिस पे ट्रेड बनाते या काटते हैं। और हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी सोच से बाहर है, जैसे हमने देखा था कि 2,000-3,000 घूम रहा है, लेकिन ये अभी 3,000 की जगह ना 3,200-3,000, 3,300-3,000 घूम रहा है, वो रेंज तोड़ रहा है, तो फिर हम एग्जिट ढूंढते हैं, फिर हम उस ट्रेड में बने नहीं रहते हैं। ठीक है, कोशिश फिर वेट करते हैं कि वो नई रेंज क्या बना रहा है, कि ये ट्रैप ना हो। सपोज हमने 3,000 बनाया, अब उसने नई रेंज बना ली 3,500-4,000 या 3,000-3,500, हम तो ट्रैप हो गए।
तो हम उसमें अगर नई रेंज बना रहा है धीरे धीरे, तो हम लोग फिर उसमें से अपनी पोजीशन लिक्विडेट करते हैं, एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, ताकि नई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर सकें जब वो नई रेंज बन जाए। कोई जल्दी नहीं है, कोई मारामारी नहीं है, कोई बहुत बड़ी रिटर्न भी नहीं चाहिए, बेसिक सी रिटर्न चाहिए। तो उसके लिए अगर हम वैसी कोई ट्रेड छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। विनय भाई, जैसे आपको तो अंदाजा है कि ये रेंज क्या रहती है, कोई जन नया अगर शुरू कर रहा हो इसको, तो क्या कोई जगह है जहाँ पे वो जाके देख सकता है कि पास्ट में क्या रेंज रही है, या अगर वो एक एस्टिमेट लगाना चाहे इन वैल्यूज़ का, तो हाउ कैन ही डू दैट? हमारे पास तो हमारे अपने डेटा है, उसमें हम लोग देख लेते हैं। मुझे नहीं पता कि ये ट्रेडिंग व्यू देता है नहीं देता है। तो क्या ये MCX भाव कॉपी फाइल्स जो हैं उनसे निकल सकता है? हाँ, उसमें फ्यूचर्स में आ जाएंगे, दोनों तीनों फ्यूचर्स के वहाँ डेटा है, आप उससे प्लॉट कर सकते हो। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद ट्रेडिंग व्यू पे भी आता है। ओके, दो ग्राफ बन जाते हैं 2 कॉन्ट्रैक्ट्स के, ठीक है, आप वहाँ भी देख सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने डिफरेंस निकाल लिया और मुझे पास्ट में पता लग गया, लेट्स से मंथ ऑन मंथ हम ये डिफरेंस निकाल लें कि कितना चलता है। हर महीने का हमने निकाल लिया कि 2 कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में करंट मंथ और जो नेक्स्ट मंथ है उसके बीच में क्या गैप चल रहा होता है। एंड देन आप क्या करते हो, विजुअली देखते हो कि वो मतलब किस रेंज में मैक्सिमम जाता है, उस तरीके से विजुअली देखते हैं, और वो जब करंटली आए उस रेंज के पास तब आप ये ट्रेड बिठा लो। करेक्ट है। और इसका एग्जिट का क्या तरीका होता है, कब निकलना चाहिए इससे? एग्जिट में क्या है कि जब देख रहे होते हैं कि कहाँ से कहाँ घूम रहा है, तो जिस तरीके से हम बनाने के टाइम पे स्क्रीन ही देख रहे होते हैं कि ये कहाँ से बन रहा है और कहाँ से रिवर्ट हो रहा है, उसी टाइम पे ये भी आइडिया लग रहा होता है कि ये कहाँ कट रहा है, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा काटना शुरू कर देते हैं। सपोज हमने बनाया 10 लॉट बनाए हैं, ठीक है, तो 50% क्वांटिटी हम लोग वहाँ काट लेते हैं जहाँ हमें लग रहा है कि बार बार यहाँ से रिवर्ट हो रहा है, क्योंकि हो सकता है बदला 0 हो जाए, ठीक है, या और कम हो जाए, राइट। तो हम लोग इस तरह से चर्निंग करते रहते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, सीखना प्रैक्टिस से ही पड़ेगा। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, सबके अपने अपने ऊपर है। लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस को करोगे तो एक चीज़ श्योर है, कंसिस्टेंट आदमी हो जाता है और रिस्क ख़त्म हो जाता है। अर्जुन भाई, मुझे ऐसा लगता है कोई स्ट्रेटेजी पैसे बना के नहीं देती है, रिस्क मैनेजमेंट पैसे बना के देता है। और एक स्ट्रेटेजी बताने में ना 5 मिनट लगते हैं, पर उसकी प्रैक्टिस करने में सालों लगते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आप ना कोई एक चीज़ पकड़ लो और प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस आप बहुत बार फेल हो गए, बहुत बार आपको लगेगा नहीं चल रही है, इससे अच्छी बहुत कुछ हो सकता है। अच्छी स्ट्रेटेजी मत ढूंढो, सब अच्छी हैं। मुझे नहीं लगता कोई एक भी स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसमें पैसे ना बनते हो, बस डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस कितनी की है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, एक आइडिया दिया है मैंने, जब आप इसके मतलब एक ट्रेड करोगे, पेपर ट्रेड करोगे, देखोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस रेंज में घूम रहा है, कहाँ आपको रिस्क लग रहा है। इनफैक्ट आपको ये भी लग जाएगा कि अंडरलाइन गोल्ड या सिल्वर की मूवमेंट से इस बदले पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप और अच्छे डिसीजन ले पाओगे। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस करने से और रेगुलर ट्रेड में बने रहने से, बेशक वो पेपर ट्रेड हो, तो आप क्लियर हो जाओगे। विनय भाई, 2 क्वेश्चन हैं मेरे। पहला है कि हमने एंट्री की बात करी, आपने एग्जिट का बताया, क्या इसमें कोई हार्ड स्टॉप लॉस भी रखते हो कि मेरे अगेंस्ट इतना ट्रेड जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा? और दूसरा, आपके एक्सपीरियंस में इसमें एवरेज लॉसेस, एवरेज प्रॉफिट, एक रफ रेंज कितना निकल जाता है अगर कोई अच्छे से स्ट्रैटेजी को कर रहा हो? देखिए, जब ऐसा लगता है ना कि ब्लंडर हो गया कुछ, तब हमारा कोई कुछ क्वांटिटी पे, सारी क्वांटिटी पे नहीं, क्योंकि वो आइडिया रहता है कि अभी नहीं बनाना है, तो जो हमने मैक्सिमम लॉस देखा है वो 2-2.5% देखा है। ओके, ठीक है, सीधे बल्ले में तो वो भी नहीं देखा, अगर हम नेक्स्ट बेच के चल रहे हैं उसमें नहीं देखा। अच्छा, जो आपने सबको रेकमेंड करी है उसमें 2-2.5% भी नहीं आता? हाँ, पिछले 1-8 साल में तो हमने नहीं देखा। ठीक है, हाँ, उल्टे में हमने जो देखा है वो 2-2.5 पे देखा है, और वो ऐसे देखा कि अगर हमारे 2%, 2.5% पैसे लग रहे हैं तो हम इमीडिएट उसे स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, मतलब उससे बड़ा लॉस नहीं देखते। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1-1.5% भी लॉस नहीं देखना है। 2 मैं एक्सट्रीम बता रहा हूँ कि ठीक है, किसी की जजमेंट गलत हो सकती है, उसको ऐसा ना हो कि 1.5% पे लॉस बुक कर ले और वो वापस ट्रेड आ जाए। लेकिन अगर आपका किसी भी टाइम पे पोजीशन में 2% लग रहा है, 1.5% पे अलर्ट हो जाओ, लेकिन 2 लग रहा है तो उसे फिर एग्जिट ढूंढने की कोशिश करो, फिर होप ट्रेड में मत बैठो, दोबारा री एंट्री ले लेंगे। हम लोग ऐसे ही करते हैं। और इसमें आप, जो मुझे समझ आया है, आप जॉबिंग करते रहते हो, मतलब ये ऐसा नहीं है कि महीने के शुरू पे डाल दिया और एंड तक वेट करा? नहीं,
हाँ। इसको आप चर्न करते जाओगे जैसे जैसे वो मूवमेंट आ रही है बदलने देखिए में। अगर आप इसको बना के छोड़ दोगे, चर्न नहीं करोगे, तो रिटर्न आएगी साल की ज़्यादा 6-8%, जो इंटरेस्ट रेट होता है। जो इंटरेस्ट रेट होता है। आप इसको चर्न करोगे तो फिर रिटर्न तो इसका इज द लिमिट हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है 40-50% टाइप आ जाएगी, बट हाँ डबल डिजिट में अच्छी रिटर्न आ सकती है या आती हैं। अब ये दिखता है आप कितनी फ्रिक्वेंसी से, कितनी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर रहे हो, उस हिसाब से रिटर्न आती है। तो डाल के नहीं छोड़ा, चर्निंग करनी पड़ती है। चर्निंग करनी है, ठीक है। अच्छा विनय भाई, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस स्ट्रैटेजी को समराइज कर रहे हैं हम, तो एक बारी अगर एग्जाम्पल से आप लिख के हमें बता दोगे कि ये स्ट्रैटेजी को कैसे ट्रेड करना है, जो आप सीधा बदला कह रहे हो, देन व्यूअर्स को बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वो आप एक बार हमें बता देना। श्योर। अभी हम बात कर लेते हैं एक बार फ्यूचर टू फ्यूचर की। पहले सपोज करो ये गोल्ड ही ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं, जैसे अभी ये एग्जांपल ले लेते हैं जनवरी, ठीक है। इसका भाव चल रहा है 1,23,000, ठीक है। अब ले लेते हैं दूसरा मार्च, ठीक है, इसका भाव चल रहा है 1,26,000। ये डिफरेंस हो गया 3,000 का, ठीक है। ठीक है। अब ये डिफरेंस ऐसा नहीं रहने वाला है, जब हम इसको 10 दिन 15 दिन महीना देखेंगे तो कुछ ना अगर मान लीजिए गोल्ड ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, ये एक ऐसे गोल्ड का इंडिविजुअल प्राइस बनेगा एक कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो ये इसे ना ऐसे ही फॉलो करेगा, ठीक है। ये कभी गैप कम होगा, कभी बढ़ेगा। यहाँ हो सकता है ये 3,500 भी हो जाए, हो सकता है यहाँ 4,000 हो जाए, हो सकता है यहाँ ये 2,000 या 1,500 टाइप हो जाए। तो विनय भाई मतलब है जो गोल्ड की प्राइस है, पहली बात उससे रिलेशन नहीं है इसका। नहीं, मतलब आप जैसे कह रहे हो ये गोल्ड बढ़ रहा है, ये जो मूवमेंट डिफरेंस में आएगी, गैप में, बदले में आएगी, ये जो ये इस पे कोई डिपेंडेंट नहीं, अपना चलेगा। अगर कल गोल्ड यूं भी हो गया, यूं हो गया, हो सकता है डिफरेंस 2,000 रहे। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको अगर ग्राफ देखोगे, कहीं भी डेटा लोगे, एक्सेल से ग्राफ बनाओगे या ग्राफ पे देखोगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये आपने एक एक्सपायरी का फ्यूचर डाला है, ये दूसरी का डाला है। हाँ, ये बीच का गैप है। ये बीच का गैप है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अगर ग्राफ पे नहीं देख रहे हो, एक्सेल पे नहीं देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, तो कोशिश करो इसे ऐसे विजुअलाइज करने की, ताकि जो ये जहां से रिवर्ट हो रहा है ये आप समझ सको, जहां से नीचे से रिवर्ट हो रहा है ये आप समझ सको, एक फिगर बना सको कि किस रेंज में चल रहा है ये। ठीक है। उस रेंज को कैप्चर करने की कोशिश करो, और वही सारा एज है। मतलब जहां पे ये गैप वाइड हो रहा है, हाँ, ये बढ़ रहा है, तब आपको ये ट्रेड डालना है। यस। और जहां ये गैप सुकुड़ जाए, कम हो जाए, वहां पे आपको काटना है काटना या है। रिवर्स करना है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ, छोटे रिस्क के साथ, आफ्टर प्रैक्टिस। ठीक है। यस। गॉट इट। विनय भाई, ये जो आपने अभी स्ट्रैटेजी बताई है, ये तो हो गई एक हेज स्ट्रैटेजी, जिससे कोई डायरेक्शन का कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन आजकल आप देखोगे कमोडिटीज़ में इतने बढ़िया ट्रेंड्स आ रहे हैं, और सबको है कि मैं किसी तरीके से ट्रेंड कैप्चर कर लूँ। ये जो गोल्ड इतना बढ़ गया है, 60-65% का मूव आ गया है, सिल्वर तो डबल हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा हम भी खा लें। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी भी आप बताओ जिसमें हम लोग ट्रेंड को कैप्चर कर सकें, बट आई वुड से कि विद अ सेफर वे। देखिए, जो अगर ट्रेंड को कैप्चर करना है और एवरग्रीन करना है, मतलब स्ट्रेस फ्री करना है, तो हम लोग अपने लिए करते हैं बटरफ्लाइज। और ये क्या होती है बटरफ्लाई? बटरफ्लाइज होती है एक ऐसा ट्रेड जिसमें ऑप्शन में 3 लेग जाती हैं, एक बाय, 2 सेल और एक बाय। जैसे ऐसे समझते हैं इसको, राउंड ऑफ कर लेते हैं कि गोल्ड चल रहा है 1 लाख, तो 1 लाख अगर गोल्ड चल रहा है तो हमने 1,01,000 की एक ऑप्शन कॉल बाय करी, 1,02,000 की 2 ऑप्शन यानी कि 2 कॉल सेल करी, और फिर सेम स्प्रेड 1000 का 1,03,000 हमने फिर एक कॉल बाय की। दोनों में डिफरेंस सेम रखना है, ठीक है। अब इसको कहते हैं बटरफ्लाई। ये जो आपने मैक्सिमम डेबिट दिया है, जो भी डेबिट दिया है इस पोजीशन में, वो आपका मैक्सिमम लॉस है। हम जो भी ट्रेंड प्ले करते हैं वो इस बटरफ्लाई से प्ले करते हैं। विनय भाई, ये बटरफ्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बार अगर आप हमें लिख के समझा दोगे, हाँ, सब क्लियर हो जाएगा कि बटरफ्लाई बनती कैसे। श्योर। ठीक है। बात करते हैं बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई कॉल में बात करते हैं, जो पुट में है वैसे ही कॉल में है। अभी हम कॉल्स को ले लेते हैं। बटरफ्लाई क्या होती है? सपोज अभी गोल्ड चल रहा है 1,20,000, ठीक है। अब हमें बटरफ्लाई बाय करनी है, तो हम क्या काम करेंगे, और 5,000 पॉइंट दूर से करनी है। तो पहली लेग करेंगे
25,000, दूसरी करेंगे 1,30,000 और लास्ट करेंगे 1,35,000। ये भी कॉल है, ये भी कॉल है, ये भी कॉल है। ठीक है। +1 -2 +1, ओके। ये नेट 0 हो गई पोजीशन। ओके। +1 -2 +1, ठीक है। नेट जितनी बाई करी उतनी सेल कर दी। क्वांटिटी 0 हो गई है ये। ठीक है, अब इसमें ना एक नेट में डेबिट क्या होगा। सपोज ये है 100 रुपए की, ये है 120 रुपए की, और ये अगेन है कोई नहीं, ये 100 रुपए है, ये 90 रुपए की है, ये है 80 रुपए की। ठीक तो है। इसमें ये 2 है, ये 180 है और 180 ये है, टोटल ये नेट आ गया 180। ठीक है। पर ये ना कोई डेबिट आएगा 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, तो वो जो भी नेट में एक डेबिट आएगा वो आपका मैक्स लॉस है। सपोज वो 100 रुपए डेबिट आ मतलब गया। यानी कि अगर मैंने ये ले ली 200 रुपए, ये ले ली आपने 90 रुपए, और ये आपने ले ली 80 रुपए, तो 200 और 80 ये तो आपने बाय करा है प्रीमियम, तो आपको देना पड़ा 280, और ये 90 आपके पास 180 हो गए, तो 180। इसको 200 बना देते हैं। ठीक है। तो ये 180 रुपए का डेबिट आ गया। ठीक है। ठीक है, या 100 रुपए 100 रुपए का डेबिट आ गया। ये आपका मैक्स लॉस है। मतलब 100 रुपए आपने जेब से दिए इस बटरफ्लाई को परचेज करने के लिए। हाँ। राइट। अब भाव है 1,20,000। ठीक है। आपका मैक्स प्रॉफिट आएगा यहाँ पर सेंटर लेग पे। ठीक है, तो अब आप जब इसको चेन को देखोगे, जैसे ये 1,20,000 है, यहाँ एक 25 कर लेते हैं, यहाँ एक 30 कर लेते हैं, यहाँ एक 35 कर लेते हैं, ये बटरफ्लाई के फर्स्ट लेग मान लेते ठीक है। हैं। तो ये आपको ना कुछ इस तरह से दिखेगा, ये होगा 100 रुपये, ये होगा 150 रुपये, ये होगा 200 रुपये, यहाँ हो रहा होगा 300 रुपये। तो आपको ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा दिखेगा। जितना एटीएम के पास होगा वो, जहां पे स्पॉट चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, उतना वो प्राइस ज्यादा हो जाएगा हाँ। बटरफ्लाई का। तो अब आप यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड दे सकते हो। जैसे ये होगा 3,000 के स्प्रेड का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, सपोज 5,000 का स्प्रेड है, तो वो होगा कुछ 150 पहले होगा, फिर 250 होगा, ऐसे आते आते एटीएम पे ये 500 के आसपास होगा। ठीक है। तो यहाँ 150 का 500 हो रहा है, यहाँ 100 का 300 हो रहा है। डेबिट 100 की जगह 150 जा रहा है, यहाँ 300 की जगह 500 प्रॉफिट आ रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से, कहाँ मुझे किसके बदले क्या रिस्क रिवॉर्ड ले रहा है। जैसे ये 5,000 का स्प्रेड है, हमने समझाया था, ये 3,000 का स्प्रेड है, तो रिस्क रिवॉर्ड हर स्प्रेड के हिसाब से अलग होगा। मतलब आप सिंपली कह रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल 5,000 का स्प्रेड एट द मनी पे देख लिया, एक 20, एक 25, एक 30 ले लिया, वो 500 रुपए का है, और 5,000 पॉइंट बाहर गया तो वो 300 का हो गया, और गया तो वो 100 रुपए का हो गया। तो आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने वो 100 रुपए वाला खरीदा और आपका गोल्ड या सिल्वर वहां पहुंच गया, तो वो 100 रुपए वाली चीज 500 हो जाएगी। तो जाने को 100, आने को 400। यस। तो यही सारी स्प्रेड में देख लो, 5,000 में कुछ होगा, 3 में कुछ होगा, 7 में कुछ होगा, 10 में कुछ होगा। तो जो आपको जैसे खेलना है आप ऐसे खेल लीजिए। अब 1,20 पे हमने फर्स्ट लेग 1,25 रखी है, ठीक है, या सेंटर लेग 1,30 रखी है, तो हमें लग रहा है गोल्ड ना 10,000 तेज हो जाएगा, 1,30 के आसपास तक जाएगा। ठीक है। पर हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, किसी रेंज में रहेगा, वो 1,25 से 1,30 का होगा, तो भी आप ये पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि इस रेंज में कहीं भी बंद होगा तो आपको पैसे आएंगे। ठीक है। ठीक है, मतलब जैसे अगर हमने 100 रुपये डेबिट दिया है या 200 रुपये डेबिट दिया है, तो उसके बाद 200 रुपये डेबिट देने के बाद 200 रुपये डेबिट देने के बाद आपने 200 की बटरफ्लाई खरीदी है। हाँ, अब 1,25 प्लस 200 जो भी होगा, उसके ऊपर 1,30,000 तक जो भी भाव बनता होगा आपका वो प्रॉफिट होगा। मतलब ये इसमें से ये 5,000 है, 5,000 में से 200 गए तो 4,700 पॉइंट्स बनते हैं, ये आपका मैक्स प्रॉफिट आ जाएगा। आप मतलब कह रहे हो कि 5,000 रुपए अगर स्प्रेड है, मतलब आपने जो स्ट्राइक बाय करी 1,25 की, 1,30 पे बेची, तो पहले तो इन दोनों स्ट्राइक्स के बीच में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अगर वो बेची हुई लेग पे आ जाए तो वो 5,000 पॉइंट का गैप है, जिसमें से आपने 200 जेब से खर्चा किया हुआ है, जो कि कॉस्ट है बटरफ्लाई की। यस। तो रिमेनिंग आपका 4,800 रुपए है। 4,800 रुपये, सॉरी, 4,800 रुपए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है अगर एक्सपायरी पे वहां पे बंद हो जाए। राइट। ठीक है, बस ऐसे ही देखना है और प्रैक्टिस करना है, एक टाइम के बाद आ ही जाएगा। ठीक है विनय भाई, क्वेश्चन है कि अगर हम क्या कर रहे हैं अभी डिफरेंट स्ट्राइक्स पे, आपने कहा 5-5 हज़ार पॉइंट का गैप पे चेक कर लो कि कितने रुपए की बटरफ्लाई बन रही है।
एक 20 पे बटरफ्लाई कितने की है, एक 25 पे कितने की है, एक 30 पे कितने की है। तो मान लेते हैं 500, 300, 100 रुपये, तो हम खरीद रहे हैं 100 रुपये वाली। तो अगर गोल्ड वहाँ तक चल जाता है, एक 30 तक हो जाता है, तो क्या वो 100 वाली चीज़ 500 हो जाती है? क्या ये रिलायबल एस्टिमेट होता है? देखो, अगर आप कर रहे हो 1 to 1 यानी कि सिर्फ प्योर बटरफ्लाई कर रहे हो तो ये रिलायबल है। 99% केसेस में ये हो जाएगा, ठीक है, खराब नहीं होगा, बेटर बेशक से हो जाए। ठीक है। कि ये तो आज का दिख रहा है 100 का 500, लेकिन अगर ये काम 5 दिन या 10 दिन बाद हुआ तो ये हो सकता है 100 का 800 भी हो जाए। ठीक है, खराब होने के चांसेस कम है, Okay. बेटर होने के चांसेस कम ज़्यादा है। अगर ये होती रेशो 2 लेग या 1 to 1 की जगह 1:3 मतलब किसी भी तरह की अगर हम रेशो डाल चुके होते जिसमें वेगा शॉर्ट जाता, फिर वो रिलायबल नहीं होता। ओके, वो 100 का 0 भी हो सकता था और क्रेडिट में भी आ सकता था, तो वहाँ रिलायबिलिटी नहीं है। बटरफ्लाई में रिलायबल है या बेटर होगा, ओके, तो वो आप उस डेटा को रिलाय कर सकते हो। चलो ठीक है विनय भाई, समझते हैं और आगे। तो विनय भाई, बटरफ्लाई तो आपने समझा दिया बनती कैसे है। अब ट्रेंड बटरफ्लाई से कैसे प्ले हो सकता है? क्योंकि बटरफ्लाई ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही रहा है कि एक न्यूट्रल टाइप की स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन इससे ट्रेंड प्ले करना थोड़ा सा ये बताओ। देखो, बटरफ्लाई के बहुत सारे फ्लेवर हैं, आप जैसे उसे यूज़ करना चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। ट्रेंड भी, नॉन ट्रेंड भी। ट्रेंड की बात करते हैं। अभी गोल्ड है 1 लाख, आपको लग रहा है ये हो जाएगा 1,05,000, ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो मेन एज है वो है कि आप जो स्प्रेड का डिफरेंस ले रहे हो फर्स्ट लेग और सेकंड लेग में, थर्ड लेग में तो वही आएगा जो फर्स्ट और सेकंड का है। जो आप वो स्प्रेड ले रहे हो, सारा खेल है उसका। अब मान लीजिए आपको लगता है ट्रेंड बड़ा है और आप एक ब्रेड देना चाह रहे हो, एक स्पेस देना चाह रहे हो अपने ट्रेंड के लिए, तो आपको ये स्प्रेड बड़ा रखना पड़ेगा। जैसे सिल्वर में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं अभी सिल्वर चल रही है 1,10,000 सब 1 लाख चल रही है, और मुझे लगता है सिल्वर हो जाएगी 1,05,000, ठीक है, या सिल्वर हो जाएगी 1,10,000, तो मैं क्या काम करूंगा, और 10,000 के आसपास ही मुझे लग रहा है मंथ एंड में घूमनी चाहिए जहां मेरी एक्सपायरी है, तो मैं क्या काम करूंगा, 1,05,000 की एक ऑप्शन बाय करूंगा, 1,10,000 की 2 ऑप्शन सेल करूंगा, और 1,15,000 की एक ऑप्शन फिर बाय करूंगा। और ये हमेशा जो आप ऑप्शंस बाय करते हो, ये तो ऑब्वियसली सेम ही होते हैं, या तो सारी कॉल होंगी या सारी कॉल होंगी। और जो आप प्रेफर करते हो बाय करना, वो जो भी ऑप्शन ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है, आप वो लोगे। मतलब ऊपर का बनाना है तो कॉल, नीचे का पुट, राइट? इसमें ऐसे आप सोच सकते हो कि मुझे जो सेंट्रल लेग है वो वहां रखनी है जहां तक मुझे ट्रेंड लग रहा है। ठीक है, ठीक है, मुझे अगर ट्रेंड लग रहा है 1 लाख से 1,05,000 तक, तो मुझे सेंट्रल लेग 5,000 रखनी है। मुझे ट्रेंड लग रहा है 1,10,000 तक, तो मुझे सेंट्रल लेग 1,10,000 पे रखनी है। अब ये सबका अपना अपना व्यू हो सकता है कि कहाँ क्या रखना है, बट सेंट्रल लेग रखनी है मैं उस पॉइंट पे जहां तक हमें या जहां के आसपास हमें ट्रेंड लग रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल लेग है मैक्सिमम प्रॉफिट वहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, और जितना इससे उधर उधर होएगा, अगर हम उसे परसेंटेज में बोले तो जितना, अगर ये 50% आउट है तो 50% प्रॉफिट रह जाएगा, और सेंटर में है तो 100% प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, अब जितने आप ओटीएम से बाय करोगे उतना आपका डेबिट उस पोजीशन का छोटा होगा, मतलब कम पैसे देने पड़ेंगे, कम पैसे देने पड़ेंगे, कम रिस्क होगा, ठीक है, और मूवमेंट भी उतनी बड़ी चाहिए होगी, रिवॉर्ड भी उतने बड़े होंगे। करेक्ट। जितना नजदीक रखोगे डेबिट नेट पोजीशन का उतना ज्यादा होगा, उतना रिस्क होगा। ठीक है, अब इसे ऐसे ले लेते हैं, अगर मैं एक सिल्वर की बात करूं तो 5,000 का स्प्रेड जो होता है वो एटीएम के आसपास इस पोजीशन में, मतलब 5,000 समझा देता हूं, जैसे 1 लाख सिल्वर चल रहा है, ठीक है, तो 1 लाख से ले लो, 1,01,000 से ले लो, 1 लाख, 1,05,000 और 10,000, ठीक है, ये 5,000 का स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो ये 15, 17, 18 दिन पहले कुछ ऐसा हो रहा होगा, 500, 400, 600 रुपए का डेबिट जा रहा होगा। मैक्सिमम लॉस आपका 500 रुपए। हाँ, और इतने ही डेबिट पे ये सौदा मिल रहा होगा, ये ट्रेड मिल रहा होगा। अब आप ओटीएम जैसे जैसे जाते जाओगे कि फर्स्ट लेग अभी 1 लाख की जगह 1,05,000 रखो, तो आपको ये ट्रेड मिल जाएगा। अगर एटीएम पे मिल रहा है 500 रुपए, 550 रुपए, 600 रुपए, तो वहां मिल जाएगा आपको ये कोई 400 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए। ठीक है, उससे और ओटीएम चले जाओगे तो ये और डेबिट कम होता चला जाएगा। यानी कि अगर आपने 1,10,000 को फर्स्ट लेग रखा 1 लाख की जगह, तो ये आपको मिल जाएगा 100 रुपए, 50 रुपए के आसपास, अगर 15-17 दिन एक्सपायरी में बचे हैं। अब आपने वो बटरफ्लाई बना ली, तो आपके ये 100 रुपए एटीएम होने तक, एटीएम होने पे तो ये 500 या 600 हो जाएंगे,
लेकिन अगर 5000 पॉइंट की मूव आती है तो ये 300 या 400 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, अगर नहीं आती है, OTM ही एक्सपायर हो जाती है, बाजार वहां से गिर जाता है, सिल्वर गिर जाते हैं, तो मैक्सिमम लॉस ये 100 रुपए ही है, 100 पॉइंट्स ही है। तो हम इसे इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसमें हमें पता है कि हमारा क्या जाने को है, ठीक है, आने का भी पता है। अगर एक्सपायरी उसने सेंटर लेग पे दे दी तो फिर हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5000 पॉइंट्स है। जैसे अभी ATM पे 15 दिन पहले, 16 दिन पहले या 17 दिन पहले 5000 का स्प्रेड 500 रुपये, 400 रुपये या 600 रुपये होता है। ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे डीके आएगा, एक्सपायरी नजदीक आएगी। ये मैक्सिमम स्प्रेड के बराबर चला जाता है, यानी कि 5000। तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमारा वही है। अगर आपने कोई 100 रुपये की बटरफ्लाई ले ली और मूवमेंट आ गई एक्सपायरी के 1 वीक पहले, एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी के आसपास, तो फिर ये आपका 1000, 2000, 3000, 5000 कुछ भी बिक सकता है, राइट, कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है। तो ये तो मिनिमम प्रॉफिट है जो ट्रेंड पे हमें आज की डेट में मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इसे पोजिशनल बनाते हैं हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो ये प्रॉफिट फिर बढ़ता चला जाएगा। आप ये बोलते हो कि नहीं मुझे 500 रुपये ATM पे तो ज्यादा डेबिट है, कम देना है, लेकिन खेलना ATM ही है, तो हम 3000 के स्प्रेड में चले जाएंगे। ठीक है। तो वहां हमें ये चीज मिल जाएगी 200, 250, 300 रुपए में। हम 2000 में चले जाएंगे तो हमें मिल जाएगी 150, 200 रुपए में। तो जैसे जैसे स्प्रेड छोटा करोगे वैसे वैसे डेबिट छोटे होते चले जाएंगे, मैक्स प्रॉफिट भी छोटे होते चले जाएंगे। OTM पे जो चीज 5000 में आपको 100-150 रुपए की मिल रही थी, वो मान लिया आप 2000 में चले जाते हो तो 40, 50, 60 रुपए, 70 रुपए की मिलेगी, लेकिन मैक्स प्रॉफिट भी आपका उसी प्रोपोर्शनेट में कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे खेलना है। ट्रेंड तो खेल ही लिया, सपोज हमें अब हमारे किसी ट्रेडर को रेंज भी खेलनी है कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी एक्सपायरी ना ये 1,05,000, 7,000, 8,000 ही घूमेगा, यानी कि एक 5 से ऊपर घूमेगा और एक 10 से नीचे घूमेगा, और मुझे 5,000 पॉइंट में रेंज लग रहा है, तो रिस्क भी ना जाए और मैं स्ट्रेडल भी नहीं बेचना चाहता या कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो वो क्या कर सकता है, फर्स्ट लेग 1,05,000 बाय करे, सेकंड लेग 1,10,000 सेल करते हैं, ठीक है, और 1,15,000 बाय कर ले। अब 1,05,000 के ऊपर वो कहीं भी बंद हो 1,10,000 तक, वो पॉइंट माइनस जो मैंने डेबिट दिया है वो मेरा मैक्स प्रॉफिट होगा। सपोज बटरफ्लाई बंद हो गई 1,07,000, ठीक है, डेबिट दिया मैंने 200 रुपए। ठीक है। अब 7,000 में से 5,000 का डिफरेंस है 2,000, 2,000 में से मैं 200 रुपए डेबिट हटा दूंगा, तो मेरे हो गए 1700 पॉइंट। तो ये मेरा हो गया नेट प्रॉफिट एक लोट पे। ओके। और अगर ये कहीं और चला जाता है, बाजार नीचे चला जाता है, तो फिर मेरे वही 200 पॉइंट या 100 पॉइंट जो मैंने डेबिट दिए वो मेरा मैक्स रिस्क है। विनय भाई, जो बटरफ्लाई होती है इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आपको तब होता है जब मार्केट आके आपकी बेची हुई स्ट्राइक पे एक्सपायर हो जाए। यानी कि आपने 1,05,000 और 1,10,000 की बटरफ्लाई बनाई, तो 1,05,000 पे मार्केट रही एक्सपायरी के पास, तो मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इसको ट्रेड करते हो तो क्या आप एक्सपायरी तक का इंतजार करते हो, या जो आपने डेबिट दिया हुआ है, जैसे आपने बटरफ्लाई बनाई 100 रुपए की, तो वो रेट 200 हो गया, 300 हो गया, 1000 हो गया, तो आप वहाँ कहीं बेच देते हो? क्या इसका प्रोसेस रखते हो? देखो ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको सिंपल ही रखते हैं। अगर हम एक्सपायरी के आसपास हैं तो एक बार को कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं उसे होल्ड करने का। अगर एक्सपायरी दूर है या हम रिस्क नहीं चाहते हैं, तो जो सेंट्रल लेग है उसको अगर बाईपास कर रही होती है तो हम कहीं ना कहीं एग्जिट ढूंढने लग जाते हैं। अगर 1,05,000 से वो 1,05,000, 5,500, 6,000 हो रही है, तो फिर हम वेट नहीं करते हैं, हम उसे काट लेते हैं। अब हमारे उसमें 100 के 500 हों या 100 के 100 रहे या 100 के 2,000 हो रहे हो, मतलब बेची हुई स्ट्राइक के ऊपर निकल रही है मार्केट, हाँ, तो काटोगे, फिर हम काटना शुरू कर देते हैं सेंटर बॉडी के ऊपर। हाँ, ठीक है, ठीक है। थर्ड लेग बाईपास होने तक तो वेट ही नहीं करना है। सेंटर लेग जैसे जैसे बाईपास होनी शुरू हो जाती है, हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में, इमीडिएट भी नहीं करते हैं। कई बार ऊपर से वापस नीचे आ जाती है, सेंटर लेग के आसपास घूम रही होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, अगर मैं कभी इंडेक्स में बटरफ्लाई किया या कमोडिटी में किया है, हम पूरा प्रॉफिट नहीं खा सकते। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं पूरे 5,000 पॉइंट खा लूँ, सेंट्रल पे एक्सपायर कर लूँ, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है। राइट। हमारे अगर 1 के 3, 1 के 4 हो रहे हैं, 1 के 5 हो रहे हैं, तो मोर देन इनफ है, वो एक अच्छी रिटर्न दे देता है और वही मैक्सिमम होता है। तो ऐसा कच्चा लालच नहीं करना चाहिए कि मुझे सेंट्रल लेग पे पूरे पैसे खाने हैं, तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।
प्रैक्टिकली आप इसमें ये देख रहे हो कि मेरी जेब से जाने को कितना है, हाँ। और उसका 2-3 गुना आ गया तो आप अपनी पोजीशन काटने लग जाओगे। हाँ। ठीक है, मतलब 3 गुना कम से कम आना चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ और विनय भाई कि अगर रिटेल ट्रेडर को ये करना है बटरफ्लाई, तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझाओ किस सिनेरियोज में बटरफ्लाई बनानी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए। आप ये देख लीजिए, आपने 5,000 का स्प्रेड, 3,000 का स्प्रेड, 2,000 का स्प्रेड, सबकी बटरफ्लाई देख लीजिए एटीएम पे क्या चल रही है और ओटीएम पे देख लीजिए क्या चल रही है। ठीक है, अब आप बेशक से 2,000 भी मत लगाओ, आप 5,000 लगा लो, 3,000 लगा लो, 2,000 एब्सोल्युटली एकदम एक्सपायरी के आसपास काम करेगा। अगर आप एक्सपायरी से दूर है तो अब आपने देख लिया कि 5,000 में मेरे 100 के 500 हो रहे हैं और 3,000 में मेरे 70 के या 50 के 200 हो रहे हैं, तो आपको कौन सा रिस्क रिवॉर्ड पसंद आ रहा है? पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप ट्रेंड खेल रहे हो, तेजी खेल रहे हो, तो आप कहाँ तक की तेजी खेल रहे हो। जहाँ तक की भी आप तेजी खेल रहे हो तो वहाँ से एटीएम होने पे या आपके टारगेट अचीव होने में जो डिफरेंस आ रहा है उसमें बटरफ्लाई किस तरीके से बढ़ रही है। ओटीएम पे डेबिट कम होएगा और जैसे जैसे हम एटीएम के पास आएंगे वो डेबिट बड़ा होता चला मतलब जाएगा। आप कह रहे हो डिफरेंट स्ट्राइक्स पे बटरफ्लाईज हाँ। एक बार देख लो क्या क्या भाव चल रहा है उनका, क्या रेट चल रहा है, और अगर मेरी जो दूर की स्ट्राइक है वो एटीएम बन जाती है तो क्या रेट उसका हो जाएगा। हाँ। तो वो आपको अंदाजा दे देता है कि उसका रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके का। करेक्ट है। फिर जो आपको पसंद आए, सपोज मान लीजिए 3,000 आपको समझ आ रही है डेबिट के हिसाब से, 5,000 आ रही है कि 2,000 आ रही है कि 10,000 आ रही है। ठीक है, तो उस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं कि रिस्क किसके साथ सबसे बढ़िया बैठ रहा है, मुझे कितना डेबिट देना है। और हर कोई चाहेगा मैं डेबिट कम से कम दूं। अब मैंने 2,000 के स्प्रेड में ही ट्रेड कर लिया है क्योंकि 30 रुपये डेबिट जा रहा था या 40 रुपये डेबिट जा रहा था, लेकिन वो एटीएम पे भी 70 ही रुपये है, तो उसे ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो रिस्क रिवॉर्ड मैच कर रहा हो, बहुत तेजी से बढ़ रहा हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो प्राइस, वहाँ ट्रेड करना चाहिए। वो सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है कि मैं कितना रिस्क लेना चाह रहा हूँ, क्या रिवॉर्ड लेना चाह रहा हूँ और मुझे कितनी प्रोबेबिलिटी लगती है कि ये ट्रेंड आ जाएगा, उस हिसाब से। तो इसमें बटरफ्लाई में क्योंकि जाने को भी कम होता है तो नेचुरली आने को भी कंपैरेटिवली कम है, जो हमें नेकेड ऑप्शंस या फ्यूचर्स में बन जाता है। तो विनय भाई इसमें क्वांटिटी भी कंपैरेटिवली फिर ज़्यादा करनी पड़ती होगी। अच्छा विनय भाई एक चीज़ और, इसमें जैसे हमने एक डेबिट पे कर दिया, अब ये आपने 200 रुपये का एग्जाम्पल लिया तो आपने 200 रुपये यहाँ पे डेबिट पे कर दिया बटरफ्लाई लेने में। अब ये इस पे कोई स्टॉप लॉस या कुछ एग्जिट पॉइंट रहता है या हम पूरा 200 का ज़ीरो होने का यानी कि एक्सपायरी का इंतज़ार करते हैं? नहीं, देखो अगर मैंने 200 रुपये डेबिट दिया है तो स्टॉप लॉस ज़रूर होते हैं। वो स्टॉप लॉस टाइम वाइज भी हो सकता है कि मैंने सोचा 5 दिन में मूवमेंट नहीं आई तो मैं काट दूंगा। वो स्टॉप लॉस अंडरलाइन के बेसिस पे भी हो सकता है कि भैया अगर ये यहीं घूमता रहा या इस भाव से नीचे आ गया तो मुझे लगता है ट्रेंड फेड हो गया है, अब ये नहीं चलने वाला है, तो भी मैं उसे काट दूंगा। ओके, तो बेसिकली आपका एक टाइम वेस्ट हो गया और एक आपका व्यू बेस्ड स्टॉप लॉस हो गया, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है ना, लोग इसको लेके बैठते हैं कि होप ट्रेड बन जाता है कि एक्सपायरी के एंड तक देखेंगे। अगर आपको वैसा कुछ गेम खेलना है तो फिर आप ही मान के चलो कि मैं खेली हीरो जीरो के लिए रहा हूँ, पर वो एज अ ट्रेडर नहीं हुआ तो गैम्बल हो गया। मतलब मैं उस तरह का कोई ट्रेड करता नहीं हूँ कि देख लेंगे क्या होगा। वैसी ट्रेड ना साइकोलॉजी बिगाड़ देती है और आपको सक्सेसफुल होने में दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। तो ये हम जो बात कर रहे हैं बटरफ्लाई की, क्या ये आप दोनों इंट्राडे और पोजिशनल इन दोनों टाइम फ्रेम्स में ट्रेड कर सकते हो? देखो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं और पोजिशनल भी कर सकते हैं। पर अगर आप नए हो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है पहले आप पोजिशनल करो, इंट्राडे में मत बहुत ज़्यादा ट्राई करो, क्योंकि एग्जीक्यूशन उतनी फास्ट करनी पड़ेगी, आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप पोजिशनल को करो। अगर आप मुझे ऐसा ट्रेडर पूछ रहे हो तो हाँ, इंट्राडे और पोजिशनल में दोनों करता हूँ, दोनों में काम निकलता है, दोनों वर्थ है करना। ठीक है। नाउ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, अपने पास गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड है, मेजरली हम तीनों की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों में ही बटरफ्लाई बनाई जा सकती है और अच्छा काम होता है। हाँ, अब क्रूड बहुत मैच्योर हो चुका है, उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें बटरफ्लाई वैसे ही काम करती है जैसे निफ्टी में करती है, बैंक निफ्टी में करती है। जो गोल्ड सिल्वर है वो फिजिकल डिलीवरी बेस्ड है और उसमें कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इशू है, पर लिक्विडिटी इशू कभी कभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है। जैसे जब मूवमेंट हो रही होती है, आईवी स्पाइक कर रही होती है, उस टाइम पे हमें दूर की बटरफ्लाइयाँ
जो अभी 100 रुपये 200 रुपये डेबिट चलती है वो जीरो में भी मिल जाती है या बहुत कम डेबिट में भी मिल जाती है, जो अपॉर्चुनिटी हमें क्रूड में नहीं मिलेगी। यानी कि वो ट्रेड आपका रिस्क फ्री हो जाता है। रिस्क फ्री हो जाता है या बहुत लो रिस्क हो जाता है। ओके, ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो वो सस्ते भाव में मिल तो जाती ये है। अभी जैसे मूव आ रहे हैं इतने, ऐसा हुआ है आपके साथ? खूब होता है, खूब होता है। खूब होता है। क्रेडिट में भी मिली है सिल्वर की बटरफ्लाई तो वो तो मतलब शॉर्ट प्रॉफिट हो गया। हाँ हाँ, तो मतलब जब बहुत ज़्यादा चोपीनेस होती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, कोई इवेंट होता है, कोई न्यूज़ आती है, कोई इन्वेंट्री आती है, तो बहुत बार बड़ी मूव के साथ हमें बटरफ्लाइयों के स्प्रेड क्रेडिट में भी मिल जाते हैं, ज़ीरो में भी मिल जाते हैं, या 100 रुपये का डेबिट 10 रुपये 5 रुपये में भी मिल जाता है। वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है शायद आप मैनुअली हिट ना कर पाओ ट्रेड, राइट। उसके लिए एल्गो चाहिए हैं, वो सामने दिखते हैं और वो उस तरह का काम खूब होता है। ये अपॉर्चुनिटी हमें क्रूड में नहीं मिलेगी, ये गोल्ड सिल्वर या गोल्ड में मिलेगी, ज़्यादा सिल्वर में मिलेगी। ओके, हाँ, बटरफ्लाई मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो गई जिसमें आपको सारा टाइम, स्पेशली अगर आप पोजिशनल कर रहे हो, स्क्रीन के आगे बैठने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक तो ये आपका फुली हेज्ड है, आपको पता है इसमें, दूसरा लॉस मेरा जाने को कितना है, तो आप इसको ट्रेड डाल के छोड़ सकते हो। हाँ, और मैं ये कहूँगा कि अगर आप पार्ट टाइम ये काम कर रहे हो तो बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो, चीज़ें सब चलती हैं, प्रॉफिट सब जगह मिलता है, पर बटरफ्लाई ऐसी है कि आपको सरवाइव कराने के लिए बहुत टाइम जिंदा रखती है, एकदम नहीं मारती है। और ऐसा भी नहीं है कि पैसे नहीं बनाती है, पैसे भी अच्छे बनवाती है, रिस्क भी कंट्रोल करती है। अगर मुझे आज कोई एक स्ट्रेटेजी चलाने के लिए कुछ बोले लाइफ लॉन्ग, तो मैं सिर्फ बटरफ्लाई चलाना चाहूँगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कम रिटर्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई डीमेरिट है। तो आजकल लोग स्ट्रेडल स्ट्रेंगल दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह सही हैं, पर अगर मैं मेंटल पीस को देखूं और अपनी कैपिटल को बचाना चाहता हूं, कंसिस्टेंट इनकम चाहता हूं, तो मैं बटरफ्लाई प्रेफर करूंगा। बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अगर मेरे को एक स्ट्रैटेजी चलानी हो तो वो सिर्फ बटरफ्लाई होगी। तो इसका यही रीज़न है कि मेनली जो हमने बात करी है कि एक तो हेज्ड है, दूसरा आपका लॉस डिफाइंड है, एंड तीसरा ये भी हो गया कि आप जैसा मर्जी व्यू है इसके थ्रू प्ले कर सकते हो। हाँ, देखिए, रिस्क वहाँ नहीं है जहाँ हमें पता है, रिस्क अननोन है जो हमें नहीं पता है। तो साइकोलॉजी ये है कि मेरे को अनहेज कोई काम नहीं करना है। और जितने भी बड़े ट्रेडर्स, हेज फंड्स, फर्म्स, आज कभी भी कोई भी अगर बैंकरप्ट हुआ है तो वो नेकेड पोजीशन में हुआ है, बटरफ्लाई में एक भी नहीं मिलेगा। हाँ, बटरफ्लाई में अगर ध्यान देना है तो ये देना है कि बड़े डेबिट्स नहीं देने हैं, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन रखना है, वो प्रैक्टिस से आएंगे। तो इसीलिए आप ओटीएम प्रेफर करते हो इसमें? देखो, मैं ओटीएम, अर्जुन, इसे 2-3 तरीके से देखा जा सकता है। जैसे ओटीएम मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेंड के लिए, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ अब इतने साल हो गए देखते देखते, तो मुझे ये दिख के पता, जो भी कर रहा है उसे भी आइडिया लग जाएगा देख देख के कि एटीएम पे या एटीएम के आसपास भी पता चल जाएगा कि इस भाव पे ये बटरफ्लाई महंगी है या सस्ती, तो मैं वो भी तेजी मंदी खेल सकता हूँ। पर वो आज नहीं पता चलेगा, वो 1 साल 6 महीने या शायद अपने हिसाब से वो पता लग जाएगा। तो हम उस तरीके से भी करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है बाजार 1 लाख है, 1,05,000 की बटरफ्लाई 70 रुपये चल रही है, होनी चाहिए 150 रुपये, तो हम उसे भी ले लेते हैं। वो प्रैक्टिस का खेल है। तो वो भी सौदे हर जगह खूब मिलते हैं, मतलब वो निफ्टी में भी मिलते हैं, क्रूड में भी मिलते हैं, गोल्ड सिल्वर में भी मिलते हैं। वो अपॉर्चुनिटी है बटरफ्लाई की, तो इसलिए मुझे बटरफ्लाई पसंद है। विनय भाई, आपने 2 स्ट्रैटेजीज की बात करी या 2 कॉन्सेप्ट्स की बात करी जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। पहला तो है कि फ्यूचर टू फ्यूचर, अगर किसी को भी बदला प्ले करना है, एक बड़ा हेज काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी, उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो कैसे हो सकता है। एंड सेकंड जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है वो है बटरफ्लाई, एंड यूजिंग बटरफ्लाई आपको ट्रेंड प्ले करना है, आप ट्रेंड करो, या डेल्टा न्यूट्रल करना है, आप डेल्टा न्यूट्रल करो। नाउ अगर विनय भाई कोई भी कमोडिटीज़ में आना चाह रहा है, तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस उसको स्पेशली किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो फर्स्ट टाइम कमोडिटीज कर रहा है? देखो, सबसे पहले तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि 9 से 12 की मार्केट है। नोइंगली अननोइंगली आपको वो भाव देखने की आदत पड़ी जाएगी, चाहे आप स्क्रीन पे बैठो या ना बैठो। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है आना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, धीरे धीरे वॉल्यूम भी आ रहा है, हमारा एक इंडेक्स भी आ चुका है, तो ना आने जैसा तो नहीं सोचना चाहिए। और जब स्टॉक मार्केट पैसे नहीं दे रही होती, चोपी होती है, परेशान करती है, स्ट्रेस कर रही होती है, तो मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे स्पेशली कमोडिटी मार्केट बहुत स्मूथली काम करा रही होती है। जब कमोडिटी में ऐसा इशू चल रहा हो तो स्टॉक मार्केट में चले जाओ। तो
दोनों होने चाहिए लाइफ में। और कमोडिटी में कहीं ना कहीं इंडिया के पास गोल्ड रिजर्व इतने हैं, आपको गोल्ड में तो रहना ही चाहिए। वो गोल्ड बीच से रहो, वो बटरफ्लाई ट्रेंड करके रहो, फ्यूचर टू फ्यूचर में रहो, वो एक आदमी कनेक्टेड रहता है उस चीज़ से। तो मतलब यही सारे पॉइंट्स हैं, इसके अलावा तो मुझे कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा। एक विनय भाई इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस नहीं करी वो ये है कि मैंने ऑफन देखा है कि जैसे सिल्वर है, तो सिल्वर में जो स्ट्राइक्स लिक्विड होती हैं ना, वो आपका या तो 2500 पॉइंट पे होती हैं या राउंड स्ट्राइक्स होती हैं, जैसे 1 लाख हो गया, 1 लाख 2500 हो गया, 1 लाख 5 हो गया। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है क्या? देखिए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, पर ये इशू ना गोल्ड मिनी में नहीं आता। ओके। और एक्सपायरी से 15-17 दिन पहले नहीं आता है। सिल्वर में भी नहीं है ये मिनी में इशू? नहीं है, मुझे नहीं दिखा ऐसा मेजर। मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा स्प्रेड बढ़ाओ, बट आप बिड मारेंगे तो एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो हाँ, आप ट्रेड मारने से पहले देख ले कि स्प्रेड बढ़ा तो नहीं चल रहा है। मार्केट तो मारना ही नहीं है, मार्केट नहीं मारना है। हाँ। मार्केट नहीं मारना है। मिनी में ये प्रॉब्लम कम है, हम मिनी ही आजकल ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं कि उसके 5 लोट 6 लोट की जगह, मतलब उसके 1 लोट की जगह 5-6 यहाँ मार ले, स्प्रेड कम मिलता है और चीज़ वही है। और अगर कोई बिगनर है तो वो मिनी से ही शुरू करे, वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या क्रूड हो, अच्छा काम है, करना चाहिए। विनय भाई, आई थिंक ये हमारी पहली डिस्कशन रही है ट्रेडिंग की बात पे जो कमोडिटीज़ के अराउंड थी, और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रही है आपके साथ। जिसने भी देखा होगा, आई एम श्योर देयर इज सम ऑफ द अदर टेक अवे, एंड एक आपने थोड़ा सा मोटिवेट भी कर दिया लोगों को कि कमोडिटीज़ अगर एक्सप्लोर नहीं करा तो चाहे ये सेफ स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू ही सही, आप प्लीज़ एक्सप्लोर ज़रूर करो। विनय भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और इतनी वैल्यूएबल आपने बातें करी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.